हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन कूलम्स लॉ। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अब तक हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हम सिर्फ और सिर्फ दो चार्जेस के बीच में का फोर्स पता कर सकते हैं, सही है ना। तो एक चार्ज फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज फोर्स फील करेगा। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट अभी तक हमने सीखा है। क्या हो अगर कोई एक चार्ज रखा है, इसके आसपास में कई और चार्जेस रखे हुए हैं, तो तब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है बताना है। तो तब हमें चाहिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सही है। तो किसी एक चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्जेस की वजह से लगने वाला फोर्स निकालना है, तो तब हम किसकी मदद लेते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, सही है। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, किसी भी दो चार्जेस के बीच में आने वाला फोर्स, ये Q1 ये Q2, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, किसी तीसरे चार्ज के आ जाने से इनके बीच के फोर्स को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे कौन बोल रहा है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? किसी भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो उतना ही रहेगा। अगर कोई तीसरा चार्ज आता है या फिर चला जाता है, तो किसी थर्ड चार्ज की वजह से दो चार्जेस के बीच का फोर्स कभी भी चेंज नहीं होगा, सही है। लेकिन उस थर्ड चार्ज के आने की वजह से हर एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स बदल जाएगा। समझना अच्छे से, दो चार्जेस के बीच का फोर्स तीसरे चार्ज के आने से या जाने से बदलने वाला नहीं है, लेकिन नेट फोर्स हर चार्ज के ऊपर बदल सकता है, सही है। तो ये कौन बोल रहा है? कूलम्ब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हर चार्ज का इंडिविजुअल फोर्स इसके ऊपर पता करेंगे। अब जैसे कि कोई चार्ज Q1 है, इसको फोर्स लगा रहा है, कोई Q2 है, इसको फोर्स लगा रहा है, कोई Q3 है, इसको फोर्स लगा रहा है। हम Q1 वाला फोर्स, Q2 वाला फोर्स, Q3 वाला फोर्स, सारे फोर्सेस पता कर लेंगे पहले। उसके बाद हम इसको वेक्टर की तरह ऐड कर देंगे, तो हमें नेट फोर्स पता चलेगा। तो आई होप कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जब किसी चार्ज के ऊपर मल्टीपल चार्जेस का फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, तो कुछ मत करिए, हर चार्ज की वजह से उस चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करिए। बाद में उन सारे फोर्सेस को आप क्या करेंगे? वेक्टर एडिशन परफॉर्म करके आप ऐड कर लेंगे, तो आपको नेट फोर्स मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं बता देता हूँ। उससे पहले स्टेटमेंट देख लीजिए। Force between any two charges is independent of presence of any other charge in the surrounding। सराउंडिंग में किसी और चार्ज के होने से दो चार्जेस के बीच का फोर्स कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज में चेंज, किसी एक हर चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है वो बदल सकता है। नेक्स्ट, दिस नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द वेक्टर सम। तो इस नेट फोर्स को अगर लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे। ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, उस पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से इनको समझते हैं। देखिए यहाँ पे कोई चार्ज है Q0, बराबर। यहाँ कोई चार्ज है Q1। Q1 से Q0 की जो दूरी है वो R1 वेक्टर से दिखाई जाएगी, बराबर। नेक्स्ट यहाँ कोई चार्ज है Q2। Q2 से Q0 की दूरी को हम दिखाएंगे R2 वेक्टर से, करेक्ट। ऐसे ही कोई चार्ज यहाँ पे है Q3। इस Q3 से Q0 की दूरी को हम दिखाएंगे R3 वेक्टर से। मान लेते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस है हमारे पास। ये हमारा लास्ट चार्ज है Qn चार्ज। तो इसकी वजह से अगर हम दिखें तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा Rn वेक्टर। आई होप ये समझ गए होंगे आप। ये सारे चार्जेस पॉजिटिव है, Q0 भी पॉजिटिव है, तो ये वाला जो Q1 है इस Q0 को रिपल कर रहा है, बल्कि मान लेते हैं इधर। कितने फोर्स से कहेंगे इसको? F1 फोर्स से। अब F1 की वैल्यू अगर आपको पूछी जाए तो आप बोलेंगे कि K Q1 Q0 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। R1 क्या वेक्टर फॉर्म में पढ़ा है हमने से, सही है। यहाँ पे फोर्स आपको लिखना है Q1 का Q0 के ऊपर, तो बाकी चार्जेस को छोड़ दो आप, इनको काउंट ही मत करो, ये है ही नहीं बोल के ऐसे मान लो। बस Q1 है Q0 है, इनका फोर्स लिखा गया, करेक्ट है। अगर आप Q2 का फोर्स Q0 पे लिखेंगे तो ये फोर्स होगा F2 वेक्टर इज इक्वल टू K Q2 Q0 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। R2 क्या, करेक्ट है। आपने यहाँ पे Q2 का Q2 का फोर्स Q0 पे फाइंड किया है, तो उसके लिए ये लिखा है। जब आप Q2 का फोर्स Q0 पे लिख रहे हैं तो ये बाकी Q1 Q3 Q0 इन सबको भूल जाइए, बस इन दोनों को ही पकड़ के रखिए, Q2 और Q0। सेम वैसे ही Q3 का फोर्स अगर हम लिखें तो इसे लिखेंगे हम F3 वेक्टर विच इज इक्वल टू K Q3 Q0 डिवाइडेड बाई R3 स्क्वायर। R3 क्या, करेक्ट बोल रहा हूँ। ऐसे ही अगर मैं Qn का फोर्स लिखता हूँ तो ये होगा Fn वेक्टर K Qn Q0 डिवाइडेड बाई Rn स्क्वायर। Rn क्या, इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं किसके ऊपर? Q0 के ऊपर।
अगर आपको अब टोटल फोर्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, इन सबका वेक्टर एडिशन करेंगे। सही है, तो हम यहाँ पे लिख दें नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट। कैसे लिखेंगे, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ वन वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर प्लस वन प्लस एफ एन वेक्टर। सारे फोर्सेस का वेक्टर सम हम परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप वैल्यू पुट करते चलेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, के क्यू वन क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर वन स्क्वायर आर वन क्या प्लस के क्यू टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर आर टू क्या प्लस वन प्लस के क्यू एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर एन स्क्वायर आर एन क्या। कुछ कॉमन आने जैसा है क्या, हाँ है, क्या कॉमन आएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू के कॉमन आएगा, क्यू नॉट कॉमन आएगा, बाहर रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन स्क्वायर आर वन कैप, अगले वाले में क्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर आर टू कैप, ऐसे ही प्लस वन प्लस क्यू एन डिवाइडेड बाई आर एन स्क्वायर आर एन कैप। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो ये सभी चीज़ों को अगर मैं समेशन में लिखता हूँ तो मैं ऐसे लिख दूंगा, एफ फैक्टर इज इक्वल टू के क्यू नॉट समेशन क्यू आई डिवाइडेड बाई आर आई स्क्वायर आर आई कैप। सही है, और आई की वैल्यू शुरू होती है 1 से n तक। इस तरीके से आप नेट फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी सिंगल चार्ज पे मल्टीपल चार्जेस की वजह से। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, हर एक इंडिविजुअल चार्ज से उस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालेंगे। जब आप वो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो बाकी चार्जेस को आप भूल जाएंगे। सही है, तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि वेक्टर के फॉर्मूले से लाए हुए हैं। देखिए, अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, एफ वन एफ टू, यानी कि दोनों पैरेलल है, तो उस टाइम रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, उसी डायरेक्शन में आएगा, एफ वन प्लस एफ टू के बराबर आएगा। सही है, नेक्स्ट, अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, एफ वन और एफ टू 180 डिग्री पे है, तो उस टाइम पे जो बड़ा वाला फोर्स होगा उसमें से छोटे वाले फोर्स को आप माइनस करके लिखेंगे, एफ वन माइनस एफ टू। अगर एफ टू बड़ा होता तो आप लिखते हैं यहाँ पे एफ टू माइनस एफ वन और एरो को पलटा के उस साइड लगाते हैं। अगर दो फोर्सेस आपके पास परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट फोर्स आपका आएगा अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर से, और इनके बीच का जो ये एंगल है थीटा या फिर फाई, तो tan फाई इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है, एफ टू डिवाइडेड बाई एफ वन। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आप रिजल्टेंट का एंगल भी बता सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एफ वन। सही है, तो नेक्स्ट आगे देखिए, अगर आपके पास दो वेक्टर एफ वन एफ टू कुछ जनरल एंगल पे है, 90 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री नहीं है, कुछ जनरल एंगल है, 30 डिग्री 45 डिग्री, ऐसे कुछ एंगल है, तो उस टाइम में आप रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2 एफ वन एफ टू कॉस थीटा। ये आपने पढ़ रखा हुआ है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सही है, नेक्स्ट इतना याद रखेंगे, जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा वो दोनों फोर्सेस के बीच में ही कहीं पे होना चाहिए, ना तो एफ टू के बाहर जाएगा ना तो एफ वन के बाहर, इन बिटवीन एफ वन एफ टू होना चाहिए। करेक्ट, नेक्स्ट, कुछ स्पेशल केसेस है इक्वल फोर्सेस के लिए, ये याद रखेंगे ताकि आप डायरेक्ट रिजल्ट को यूज कर सकें। अगर दो इक्वल फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 2f आएगा। अगर दो सेम फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो तो कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट, अगर दो सेम फोर्सेस 90 डिग्री पे हो तो कितना आएगा, √2f के बराबर आएगा। अगर दो फोर्सेस सेम वैल्यू के हैं, अगर 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, √3f आएगा। अगर सेम दो इक्वल फोर्सेस 120 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उनके बराबर ही आएगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे आपको बहुत मदद करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है ये आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।